अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे वो थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी केमिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से वो खुद ब खुद नहीं कैरी आउट हो सकते थे। उनको टेक प्लेस करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ी। लेकिन गैल्वेनिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, बिजली बननी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो खुद ब खुद कैरी आउट हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। Galvanic cell is an electrochemical device that convert chemical energy into electrical energy through a spontaneous oxidation reduction reactions. तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि सबसे पहले है एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, और गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, होती वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन थी, होगी यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट है कैथोड। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हासिल होना, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करना। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डैनियल सेल में लेंगे। डैनियल सेल में मैंने यहाँ पे जिंक को एज एन एनोड लिया है। ठीक है, तो एनोड पे चार्ज कौन सा है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और डैनियल सेल में कैथोड मैंने लिया है कॉपर, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दो कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। आगे आते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो सोल्यूशन जिसमें आयंस मौजूद होते हैं, और वो आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स को सराउंड करते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं क्या लूँगी? यहाँ पे मैं लूँगी जिंक सल्फेट। जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको अपने ही किसी साल्ट में डिप करना है। तो मैंने जिंक सल्फेट लिया जो कि आयंस में था Zn+2 और SO-2 4 सल्फेट आयंस। इसी तरह कॉपर की प्लेट को मैंने डिप किया कॉपर सल्फेट में, और वो आयंस में डिसोसिएट हुआ है Cu+2 और SO-2 4। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? ये आयंस है, और इन्होंने किस चीज़ को सराउंड किया हुआ है? इलेक्ट्रोड्स को सराउंड किया हुआ है। ये चार्ज की फैसिलिटेशन में हमारी हेल्प करेंगे। उसके बाद है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है? एक पोरस मेम्ब्रेन है, थोड़े से सुराख होंगे इसमें, लेकिन ये सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें से सिर्फ जो है वो आयंस पास होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होंगे, सॉल्यूशन भी पास नहीं होंगे। तो ये क्या है? कनेक्ट द टू हाफ सेल्स। दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। एक हाफ सेल मेरा ये है और एक हाफ सेल मेरा ये है। ठीक है, मतलब एक हाफ सेल में हमारा एनोड है, दूसरे हाफ सेल में हमारा कैथोड है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने साल्ट ब्रिज लिया हुआ है। साल्ट ब्रिज क्या है? एक पोरस मेम्ब्रेन है जो अलाउ करता है सिर्फ आयंस को कि वो मूव करें, सोल्यूशन मूव नहीं करता, और ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि न्यूट्रलिटी को ये किस तरीके से मेंटेन करेगा। अभी हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने एनोड पढ़ा, कैथोड पढ़ा, साल्ट ब्रिज पढ़ा। इसको आपकी बुक में पोरस मेम्ब्रेन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट ये चीज़, ठीक है, अ मेटालिक वायर कनेक्टिंग एनोड टू कैथोड। एक ऐसी वायर मेटल की बनी हुई है जिसने एनोड को और कैथोड को कनेक्ट किया हुआ है।
अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एक्सटर्नली टू परफॉर्म इलेक्ट्रिकल वर्क। अब नोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो जब ऑक्सीडेशन होगी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। और ये क्या चीज़ है, ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मैयर करता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो हमने यहाँ पे कोई बल्ब आप अटैच कर दें, कोई मोटर अटैच कर दें, कोई छोटा सा फ़ैन अटैच कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से वो फ़ैन या आपका बल्ब या आपकी मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट को चेक करता है कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है। ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन, मतलब कंपोनेंट्स की किस किस चीज़ पे डिपेंड है। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट ब्रिज और एक एक्सटर्नल सर्किट जिसमें हमने क्या यूज़ किया, गैल्वेनोमीटर यूज़ किया। अब आते हैं जी इसकी वर्किंग पे। तो सबसे पहले वर्किंग पे क्या होना है, वर्किंग में एनोड पे आते हैं। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज होना। तो जिंक मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वायर के थ्रू कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जिंक के आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में मूव कर जाएंगे। ठीक है। जिंक मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड डिजॉल्व इनटू सॉल्यूशन एज जिंक आयंस। मतलब ये जिंक यहाँ से डिजॉल्व होता जा रहा है और सॉल्यूशन में Zn+2 की फॉर्म में आई जा रहा है। ठीक हो गया। The released electrons travel through external wire from zinc anode to copper cathode। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिंक जो है यहाँ से डिजॉल्व होके जिंक आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आता जा रहा है। तो यहाँ पे कौन से आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई जा रही है, पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हुई जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करके कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कॉपर क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। गेन करके कौन सा कॉपर गेन करता है, ये वाला जो कॉपर है ये कैथोड की तरफ मूव करता है। वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब ये अगर प्लेट पहले थिन थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होती जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में जो कॉपर के आयंस मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कॉपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन से आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुई, नेगेटिव आयंस की। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए और यहाँ पे नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो गए। क्यों यहाँ पे नेगेटिव आयंस ज़्यादा हुए, क्योंकि हमारे कॉपर आयंस जो हैं वो यूज़ हुई जा रहे हैं, वो जाकर डिपॉजिट हुई जा रहे हैं कैथोड पे। तो यहाँ पे कौन से आयंस बाकी बचे, सल्फेट आयंस, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे होते हैं एनोड उनको अपनी तरफ बैक कर लेता है। जबकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि आपका जो कैथोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता ही नहीं है, पुल ही नहीं करता। ठीक है। तो ये चीज़ होती है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, साल्ट ब्रिज यूज़ किया है। ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे ये ना एक जेल टाइप होता है, इसमें हमने कोई ना कोई साल्ट लिया होता है। जैसे मैं यहाँ पे KCl ले रही हूँ। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। हमने कहा था कि इस साल्ट ब्रिज में से सिर्फ आयंस पास हो सकते हैं, मतलब K+ और Cl-। अब मुझे आपने सोच के बताना है, या बता तो आप लोग मुझे नहीं सकते। तो KCl जो है K+ और Cl- में। ठीक है। क्लोराइड आयंस जो कि नेगेटिव हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। और जो पॉजिटिव आयन है पोटाशियम K+ वो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है। लेकिन जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये Cl- इधर आ रहे हैं। ठीक है। और ये K+ इधर आ रहे हैं। ये स्पेक्टेटर आयंस है। स्पेक्टेटर आयंस मतलब ये तमाशाई आयंस हैं, ये सिर्फ जाके पड़े रहते हैं, ये इसके साथ जाके रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पानी भी है, एक्वस सोल्यूशन है। पानी ने इनको घेरा हुआ है, चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। ना ये K+ इसके साथ हो सकता है, ना ये क्लोराइड आयन जिंक के साथ हो सकता है। ये स्पेक्टेटर आयंस हैं, ये ऐसे ही सोल्यूशन में पड़े रहेंगे।
तो कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस पड़े थे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और प्लेट आउट हो जाते हैं एज सॉलिड कॉपर मेटल ऑन टू दी कैथोड। मतलब कि जो कॉपर कैथोड का बना हुआ था वो ठीक हो ही जा रहा है अब, ठीक है। तो ये सोल्यूशन में पड़े हुए थे, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुए, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और कॉपर मेटल बन गया। अब ओवरऑल इक्वेशन क्या है, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक आयंस में, जो कि सोल्यूशन में चला गया। और सोल्यूशन में जो कॉपर आयंस पड़े हुए थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस देखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल था जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते थे केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल में सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो था वो कंसिस्ट होता था सिर्फ एक सेल पे, इट कंसिस्ट ऑफ 1 कंप्लीट सेल, और उसी सेल में कैथोड भी होता था, उसी सेल में ही एनोड भी होता था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सेल में हो रही होती थी। जबकि गैल्वेनिक सेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, ये 2 हाफ सेल्स पर कंसिस्ट है, ठीक है। एक हाफ सेल जिसमें एनोड है और दूसरा हाफ सेल जिसमें कैथोड है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज, जबकि गैल्वेनिक सेल में इसके ऑपोजिट है, एनोड हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड कैथोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बाद एक और डिफरेंस हमारा बन जाता है, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, नॉन स्पॉन्टेनियस chemical reactions takes place in the cell, takes place in this cell, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा जो खुद ब खुद हो जाए, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस सेल, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने डिफरेंस बने हैं, 4 डिफरेंस बन गए हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी करने हैं।